नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करते हैं, यानी कि हम ये समझेंगे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से कोई भी फर्म है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में वो शॉर्ट रन की कंडीशन है और उस कंडीशन में फर्म को कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर उसको लॉसेस देखने को मिल रही है, कहां उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलती है। आइए आज की इस वीडियो में डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि जो फर्म होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में वो किस तरीके से शॉर्ट रन कंडीशन में तीनों चीजों को फेस करता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी उसको देखने को मिलता है, उसको लॉसेस भी देखने को मिलता है और उसको एक नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, तो हम केवल उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम प्राइस भी बोल सकते हैं, आपका जो एमआर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में किस तरीके से बनता है और कोई भी फर्म इस कंपटीशन मार्केट में यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में तीनों चीजों को किस तरीके से फेस करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी इस हेडिंग को लिख लेते हैं, जिस हेडिंग को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो हेडिंग हमारा होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, वो ये होने वाला है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉपिक है, जिसको पढ़ने आज के इस वीडियो में। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, यानी कि इस कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन की कंडीशन है और उस कंडीशन में कोई भी फर्म है, उस फर्म को तीन चीजें फेस करने को मिलती है, यानी इसके उनके सामने तीन चैलेंजेस आते हैं निकल के। वो चैलेंजेस पहले हम समझते हैं यहाँ पर चैलेंजेस क्या होने वाले तीनों को। पहले यहाँ पर हो सकता है फर्म को पहला क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगला चीज क्या देखने को मिल सकता है फर्म को, मिनिमम लॉसेस देखने को मिल सकता है और तीसरी कंडीशन है उसको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन में किसी भी फर्म को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ये चीजें तीनों फेस करने को मिलता है। अब इन्हीं चीजों को यहाँ पर जो तीनों चीजें लिखी हुई हैं, जिनको कि कोई भी फर्म है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में इनको झेलना पड़ता है, इनके सामने ये चीजें देखने को मिलती हैं। कभी हो सकता है फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल जाए तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, कभी हो सकता है कि इसको मिनिमम लॉसेस हो। मिनिमम लॉसेस को बेसिकली हम लॉस बोल देते हैं। अब इसको कोई और मत समझिएगा, मिनिमम लॉसेस चाहे बोले और ऐसे हम जनरली बोल सकते हैं लॉसेस, तो चाहे मिनिमम लॉस बोले चाहे लॉसेस बोले, बोथ आर सेम। अगला है जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि तीनों कंडीशन आपके सामने है। अब एक एक करके हम डायग्राम को बना करके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल के आती हैं। और एक चीज और आपको पता होगा कि आपका जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली में जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, जिसको एआर कर बोलते हैं, उनका जो स्लोप होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है। यानी कहने का मतलब है कि वहां पर उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि फर्म एक ही होता है, वो किसी भी प्राइस को वो चार्ज करेगा तो जो भी यहाँ पर बायर्स होते हैं वो उसी प्राइस पर उनको उस चीज को खरीदना पड़ता है। वो एक प्रकार से बाउंड हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि एक ही सेलर होता है भाई। लेकिन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में बहुत ज्यादा मात्रा में फर्म्स होती है और आपको पता है कि फर्म जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, इसके क्वालिटी है, इसके फीचर्स में भी आपने पढ़ा है। अगर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स बोल सकते हो या इसके जो गुण है आप बोल सकते हो, विशेषता है, अगर आपको इसको जानना है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर आपको सजेशंस वीडियो में आप जाएंगे तो हो सकता है आपको वहां मिल जाए, या फिर मैं आई बटन पे दे दूंगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तब उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज आपके समझ में आ जाएगा। चलिए डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। पहला जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है।
तो इसके लिए मुझे बनाना होगा एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये आपका इमेज थोड़ा सा छोटा रहेगा बिकॉज क्योंकि जगह कम है और सभी के नीचे मुझे इमेज बनाना पड़ेगा, यहाँ भी तो वहां भी। तो इस चीज को समझना है आपको ध्यान से। ये आप क्या है आपका, ये आपका वाई हो गया, ये आपका ओ हो गया और आपका एक्स हो गया। इसको हम बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस और ओ से लेकर के वाई तक बोलते हैं ओ वाई एक्सिस। इस पर आपको कॉस्ट दिखाई जाती है या फिर आप इसको आप रेवेन्यू भी दिखा सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाना है, आउटपुट दिखा सकते हैं या फिर आप प्रोडक्शन दिखा सकते हैं और इसी आउटपुट को हम क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। और एक चीज और आपको समझना होगा कि इनका डायग्राम समझने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इस डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें दिखानी होती है, यानी कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और जो ये बताएगा कि इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो रही है विद इन सर्टेन कंडीशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो यहां पर वो चीज आपको समझनी है। यहां पर आपको पता है कि एआर और एमआर कर्व आपका किस तरीके से बनता है। मैं थोड़ा सा आपको पेन को चेंज कर लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका यहां पर आपका हो गया एआर कर्व, ठीक है, ये आपका हो जाता है एआर कर्व और इसी को हम बोल देते हैं प्राइस, ठीक है। और आपका जो एआर कर्व होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, इसका जो स्लोप होता है वो ज्यादा फ्लैटर होता है कंपेरिजन टू मोनोपोली, ठीक है। अब इसका बाद यहां पे आ जाएगा क्या, एआर हो गया, ये हमारा एमआर की कंडीशन। अब आपको समझना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई भी फर्म है, वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहा है शॉर्ट टर्म की कंडीशन में, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि यहां पर आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, इनको की हम औसत आगम बोलते रहते हैं, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट से। अगर ये कंडीशन है यानी कि एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो उस कंडीशन में कोई भी फर्म होगा उस फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एवरेज रेवेन्यू को ज्यादा दिखाना है एवरेज कॉस्ट से। आपका ये एवरेज रेवेन्यू है, अभी आपको एवरेज कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट दोनों को बनाना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू को ज्यादा दिखाने के लिए एवरेज कॉस्ट को कम दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमने पहले बनाया एक एसी कर्व, ये हमारा हो गया एसी कर्व। और आपको पता है कि एसी और एमसी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि हमेशा एसी को एमसी नीचे से कट करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहां से एक एमसी, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ये आपका थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका एसी हो गया और इसके मिनिमम पॉइंट से हमारा एमसी इसको कट करते हुए नीचे से ऊपर जाना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये आपका हो गया एमसी। अब आपको पता है कि जहां पर हमारा एमआर और एमसी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एक लाइन ऊपर ड्रा कर देंगे यहां पर ऐसे और इसको नीचे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहां पर मिला देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी प्राइस। ये पी दिखा रहा है तो ये हमारी हो जाएगी प्राइस और उसके बाद ये हमारी प्राइस लाइन हो गई। और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी एमसी एसी ये बन गया। अब आपको यहाँ पर खेला समझना है, यानी कि ये चीजें समझनी है कि हमको एआर देखनी है और एसी देखनी है। अब जो हमारा फर्म है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगी, आपको पता है कंडीशन, पहला क्या कंडीशन है कि हमारा एमआर और एमसी वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। और जो हमारा एमसी है वो एमआर को नीचे से ऊपर काटते हुए जाना चाहिए, एमआर को एमसी नीचे से ऊपर काटते हुए जाना चाहिए। उसी तरीके से हमारा एमसी और एसी में भी कंडीशन होती है कि हमारा एसी को एमसी उसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जानना ही है कि किस तरीके से एसी और एमसी में रिलेशन होता है, तो आपको इसको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एसी और एमसी में किस तरीके से रिलेशन है। और क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन कोई भी आप देंगे इकोनॉमिक्स बेसिकली, उसमें आप देखेंगे कि एमसी और एसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक सही क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि एसी ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों करता है और एमसी इसको नीचे से काटते हुए ऊपर क्यों जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन क्या बनती है। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से बन चुके हैं, आप इसको प्रीवियस एग्जाम में भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स से जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी भी, तो उसमें इन सभी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है एआर और एसी, ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद आपको देखना है, हम ये लाइन जो ड्रा किए हैं अब इसको देखना ध्यान से, ये पूरी लाइन हमारी है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एसी, इसका हम नाम दे देते हैं बेसिकली, इसका नाम हो गया क्यू
और इसका नाम दे देते हैं के। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ये हमारा एसी गया है, तो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे इसको हम नाम देते हैं ई। ठीक है, और इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब क्या होगा, यहां पर समझने वाली बात है, क्यू से लेकर के के तक, इसको हम बोल सकते हैं क्यू से लेकर के तक, ये हमारा पूरा हो जाता है ए आर। क्या हो जाता है? पूरा ए आर, क्योंकि आप देख सकते हैं क्यू से लेकर के तक ये पूरी लेंथ है, और ये जो पूरी लेंथ है ना, यही चीज आपको दिखाती है ए आर। देखो यहाँ पर टच हुई है हमारा के जो है, इस पॉइंट पर हमारा ऐसा लाइन ए आर गई हुई है, और उस क्यू से लेकर के मैंने इसको के तक मिलाया है, तो ये पूरी लाइन हमारी ए आर दिखाती है, तो मैंने ए आर लिख दिया। अब समझना है एसी कितना है, क्यू से लेकर के ई तक, यानी क्यू से लेकर के ई तक हमारा क्या हो जाता है? एवरेज कॉस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्यू और के इज ग्रेटर है क्यू और ई से। क्यों? क्यू से लेकर के तक ये हमारा ज्यादा है, और क्यू से लेकर के ई तक हमारा कम है। कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर क्यू के ज्यादा है, क्यू की क्या दिखाता है? ए आर, तो ए आर लिख देंगे। अब ए आर हमारा क्या है? ग्रेटर है, क्यू ई का मतलब एसी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ए आर ज्यादा है एसी से, यानी कि ए आर इज ग्रेटर देन एसी। एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, और आपका डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये समझना है, यहां पर तो के से लेकर के ई तक ये फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, इतना स्टेज पूरा। ठीक है, के से लेकर के ई तक ये आपका फर्म का पर यूनिट प्रॉफिट है, यानी कि अगर कोई भी फर्म एक प्रोडक्ट को बेचेगा, एक यूनिट को बेचेगा, तो उसको इतने के बराबर, के ई के बराबर उसको यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इतना अर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि ओ से लेकर के क्यू तक का जितना प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन को करने के बाद अगर ये सारे प्रोडक्शन को करने के बाद उसको मार्केट में बेचता है, तो उसको टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने देखने को मिलेगा, यानी कितना रुपए उसको कमाई हो जाती है। ये अगर आपको जानना है, तो आपको क्या सिंपली से करना है कि जो इनकी यहाँ पर एक यूनिट को बेचने पर इनको नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एक यूनिट को बेचने पर जिनको उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको सभी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि फर्म को शॉर्ट टर्म की कंडीशन में पूरा कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, एक यूनिट को बेचने में कितना हो रहा है? के ई, यानी कि आप बोल सकते हैं पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है? पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है के ई। ठीक है, अब पर यूनिट प्रॉफिट को हमें टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी है? टोटल क्वांटिटी कितनी है ओ से लेकर के क्यू तक? अगर हमें यहां पर टोटल बेनिफिट देखनी है, टोटल बेनिफिट देखनी है, तो हम क्या करेंगे? के ई मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू। तो आपको पता है के ई, ठीक है, ये के ई हो गया, तो के ई और ओ क्यू हो गया, और यही ओ क्यू जो है वो बराबर होता है, मान लीजिए ये पी है, ये पी डैश मान लेते हैं, तो यही ओ क्यू ये बराबर हो जाएगा पी डैश ई के। तो ओ क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? के ई मल्टीप्लाई ओ क्यू की जगह पर ये है, और इसी को सिमिलर देखेंगे तो पी डैश ई हो जाएगा, पी डैश ई। तो इस तरीके से अगर इतने को हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ है ना डायग्राम, यही हमारा टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं पी के, ये के है बेसिकली, पी के और ई और पी डैश। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है? फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस कंडीशन में? शॉर्ट टर्म की कंडीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। यह कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन यही इतना है, और आपको इसी तरीके से आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं मिनिमम लॉस पर। अब मिनिमम लॉस कैसे बनेगा, इस चीज को आपको समझना है, और उसी तरीके से बनेगा, इसी डायग्राम को यहां पर भी बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा ये बन जाएगा x, और ये हो जाएगा o, ये हो जाएगा हमारा y। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको फिर से वही दिखाना है, कॉस्ट, और ये फिर आपको रेवेन्यू दिखा देनी है। ठीक है, ये मैंने डॉट लगा दिया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, और ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटी या आउटपुट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आउटपुट जाएगा, या फिर क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। और इस पर आपने आउटपुट दिखा दिया, इस पर कॉस्ट या रेवेन्यू दिखा दिया। सेम सिनेरियो इसमें भी होगा, जैसे मैंने इसमें किया। ए आर और आर को पहले ड्रॉ करेंगे, यानी कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा ए आर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एम आर। अब आपको दिखाना है मिनिमम लॉसेस, यानी कि यहां पर आपको लॉसेस हो रही हैं,
तो लॉसेस कब होंगे किसी भी फर्म को? शॉर्ट टर्म की कंडीशन में, जब उसका एवरेज रेवेन्यू कम होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। यहां पर आपको टारगेट ये रखना है कि हमको एवरेज कॉस्ट को ज्यादा दिखाना है एवरेज रेवेन्यू की तुलना में। तो आपका एवरेज रेवेन्यू ये है, ठीक है। अब इस एवरेज रेवेन्यू को आपको दिखाना है ज्यादा, सॉरी एवरेज रेवेन्यू को आपको कम दिखाना है, एवरेज कॉस्ट को ज्यादा दिखाना है। इसका मतलब हमको यहां से इसको ले जाना पड़ेगा एसी, ठीक है। ये हमारा एसी हो गया और इसके मिनिमम पॉइंट पर हमारा एमसी को कैंसिल आउट करता है। तो उसके बाद एमआर ये हो गया, एमसी हो गया, ये हमारा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसी को हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये इसको नीचे कर देंगे, तो ये इतना हमारा क्यू, ये हमारा आउटपुट जाता है। और इसको हम इसमें मिला देंगे, ये हमारा प्राइस हो जाता है, ठीक है। और यही प्राइस हमारी प्राइस हो जाएगी, या फिर इसको AR बोल देते हैं। अब ध्यान से समझना है आपको, AR आपको कम दिखाना है, AC ज्यादा दिखाना है। अब इस कंडीशन आप समझिए, इसको हम फिर से K मान लेते हैं। और उसके बाद यहां पर आप समझ सकते हैं, जहां AC और यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने मिलाया था। अब यहां पर देखिए, आपका K से लेकर के Q तक ये आपका क्या हो गया? AC। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, Q से लेकर के K तक का आपका जो है ये टोटल पूरा ये आपका AC है। क्या है? AC, यानी Q से K तक यहां से पूरी लाइन जो गई है ऐसा, तो ये आपका AC है। और आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है? इतना। अब इस चीज को इसमें मिला देंगे, मिला दिया। अब इसको मान लीजिए E दे देते हैं नाम, और इसको P' दे देते हैं। अब आपको समझना है कि यहां पर आपका Q से लेकर के K तक ये आपका AC हो गया, AC मैंने लिख दिया। अब आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है? तो Q से लेकर के E तक, Q से लेकर के E तक ये आपका क्या है? एवरेज रेवेन्यू है, जिसको हम प्राइस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एवरेज रेवेन्यू। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर Q के ग्रेटर है किससे? QE से। यानी कि आप लिख सकते हैं Q और K इज ग्रेटर देन Q और E। अब Q K क्या है? ये AC के बराबर है, AC, और ये ग्रेटर है किससे? QE, QA का मतलब AR से। आप देख सकते हैं AC यहां पर क्या है? ग्रेटर है AR से। या फिर इसी को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि AR इज लेस देन AC। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया AR इज लेस देन AC। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि फर्म को K और E के बराबर फर्म को लॉसेस देखने को मिल रही है। यानी कि उसकी यहां पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एवरेज कॉस्ट, लेकिन उसकी तुलना में उसको जो रेवेन्यू हो रहा है वो कम हो रहा है। जब किसी भी फर्म की कॉस्ट ज्यादा होती है और उसको रेवेन्यू कम मिलते हैं, यानी कि लागत उसको ज्यादा लगानी पड़ रही है लेकिन उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? फर्म को लॉसेस होगा। तो इस तरीके से लॉस पर यूनिट लॉस कितना हुआ, यानी अगर OQ क्वांटिटी यहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है फर्म के द्वारा, तो उसको पर यूनिट, अगर एक यूनिट को बेचने पर उसको कितना लॉसेस देखने को मिल रही है, वो KE के बराबर मिल रही है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि पूरा जो OQ आउटपुट हुआ है फर्म का, इसको बेचने पर टोटल इसको कितना लॉसेस देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आपको ये वाला एरिया देखना पड़ेगा, ये वाला एरिया। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इस तरीके से उसको भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि टोटल जो लॉसेस देखने को मिल रही हैं, टोटल लॉसेस जो देखने को मिल रही हैं, वो इस रेक्टेंगल वाले फॉर्म का जो डायग्राम है उस तरीके से देखने को मिल रही है। यानी बोल सकते हैं P, K, E और P', ये इतना फर्म को लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि मिनिमम लॉस कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में भी हमको ऐसे दिखाना है। और नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी फर्म को कब होता है? जब उसका एवरेज कॉस्ट वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल में हो जाता है, यानी कि जितनी लागत उतना उसका रेवेन्यू मिल रहा है। तो उस कंडीशन में फर्म को क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। चलिए इसके डायग्राम को भी बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनेगा। वो मैंने इस लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा X हो गया, ये हमारा O, ये हमारा हो गया Y। तो यहाँ पर फिर से वही कॉस्ट, और या फिर आप इस पे दिखा दीजिए रेवेन्यू। ये हमारा रेवेन्यू हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। सब जगह मैंने नीचे आउटपुट दिखाया, तो इस पर भी आउटपुट दिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए इसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पर AR और MR बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? ये हमारा हो गया AR कर्व हो गया, और ये हमारा हो गया MR कर्व, ठीक है। AR कर्व देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैटर बना है, इसमें भी फ्लैटर, इसमें भी फ्लैटर। लेकिन अगर यहीं पे मोनोपोली की कंडीशन होती है ना, तो ये और ज्यादा स्टीपर बन जाता है, क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी कम होती है, और मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में जो यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लैटर बनता है। जब भी इलास्टिसिटी आपको ज्यादा दिखानी होगी, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर ज्यादा क्वांटिटी में या फिर डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लैटर दिखाना पड़ता है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। खैर, आगे बात करते हैं। तो हमने ये दिखा दिया, अब हमें बनाना है क्या है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। क्या करना पड़ेगा? ऐसे बताना पड़ेगा। ये हमारा होगी एवरेज कॉस्ट, ठीक है।
और उसके बाद हमें ये दिखाना पड़ेगा आपको, ये हो गया, ये इधर इसको MC यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये इसको क्या हुआ, मिलाते हुए जा रहा है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, और इस लाइन पर आपको पता ही है कि यहाँ पर इसको आप K दिखा दीजिए, ये हमारा K हो गया, और इसको मैंने इसमें मिला दिया, ये हमारा P हो गया, ठीक है, ये हमारी Q हो गई, जितना आउटपुट फर्म बना रहा है। अब आगे कंडीशन देखिए, इसमें क्या होगा, आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे, तो Q से लेकर के Q तक आप लिख दीजिए Q और K, ये टोटल हो गई हमारी एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू हो गई, और Q से लेकर के K तक का ये हमारा एवरेज कॉस्ट इसी लाइन से जा रहा है, तो ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं QK बराबर है QK के, इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। अगर आपको पता है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा कि शॉर्ट टर्म की कंडीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म होता है, वो फर्म किस तरीके से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको देखने को मिलता है और उसको मिनिमम लॉसेस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ फर्म को यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर बनाता है वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछेगा कि आप बताइए शॉर्ट टर्म की कंडीशन में है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में जो आपका AR कर्व होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है, उसका स्लोप किस तरीके से होता है। अगली बात यह है कि यह भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म की कंडीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म, उसको शॉर्ट टर्म की कंडीशन में दो चीजें फेस करने को मिलती हैं, तीन चीजें फेस करने को मिलती हैं, कि किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग टर्म में किसी भी फर्म को क्या फेस करने को मिलता है। सभी फर्म को लॉन्ग रन की कंडीशन में एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है। शॉर्ट रन में तो आपको पता है कि इन चीजें उनके सामने आती हैं जिनको उनको चैलेंज करना पड़ता है। पहली चीज तो वहां पर आती है, आपको वहां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में फर्म को। दूसरी चीज है मिनिमम लॉसेस देखने को मिलती है, और तीसरी चीज है वहां पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म इन लॉन्ग रन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन की कंडीशन है, उसमें किसी भी फर्म को किस तरीके से प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि कितनी प्राइसेस को चार्ज किया जाता है और प्राइसेस को चार्ज करने के बाद कितने मात्रा में आउटपुट को जनरेट किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को बनाया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, ये आपको समझना है। तो इस चीज को डायग्राम से आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फर्म को एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। मोनोपोली जो ऐसा केस है जिस केस में जो भी फर्म होता है ना, उस फर्म को केवल और केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, और सभी जितने भी कंपटीशन मार्केट है में आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है इन लॉन्ग रन कंडीशन। अब यहाँ इस डायग्राम को समझते हैं। तरीके से क्या होगा, ये आपके सामने डायग्राम है और ये हमेशा की तरह ये OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस है। OX अक्ष बोल देते हैं इसको, OY अक्ष बोल देते हैं, और OY एक्सिस पर आपका कॉस्ट और रेवेन्यू दिखाया गया है, इस पर कॉस्ट और रेवेन्यू दिखाई जाएगी, या फिर आप यहाँ बोल सकते हो प्राइस भी इसको बोल सकते हैं। O से लेकर के X तक ये आपका क्वांटिटी या आउटपुट है, जो कि कोई भी किसी भी फर्म के द्वारा इस आउटपुट को बनाया जाएगा। अब ये समझते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, लॉन्ग रन की बात हो रही है इसलिए L लिख दिया गया है। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, यहाँ पर लॉन्ग रन की बात हो रही है इसलिए L लिख दिया गया है। ये आपका एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन की बात हो रही है, अगेन यहाँ पर L होगा, और फिर ये आपका क्या है MC है, अगेन लॉन्ग रन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर L लिख दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा, शॉर्ट टर्म की कंडीशन में आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होता है तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और इसके केस में क्या है, यानी जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर होगा वहीं आपका फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका MR है और ये आपका MC है, इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मिलाया तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, ये फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। जितनी यहाँ पर फर्म को मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है उतनी ही यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं, यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों है, तो यहाँ पर इसको
एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पर समान है, लॉन्ग रन की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी इस वजह से भी देखने को मिलता है। अब एक चीज और समझना है आपको, ये समझना है कि यहाँ पर आपका ये जो एवरेज रेवेन्यू है और आपका मार्जिन रेवेन्यू है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्यू से लेकर के क्यू डैश तक ये आपको एरो दिख रहा होगा। ये एरो बताता है एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि इतनी मात्रा में एक्सेस कैपेसिटी है। कहने का मतलब है कि कोई भी फर्म चाहे तो यहां से बढ़ा करके यहां तक का उत्पादन कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। पहले आप ध्यान से समझिए, क्यू से लेकर के क्यू डैश तक अगर हम जाएंगे तो इसकी क्या होगा, अगर हम अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा था, धीरे धीरे हमने आउटपुट को बढ़ाया तो क्या हुआ, डिक्लाइन होता चला गया आपका एवरेज कॉस्ट। और उसके बाद यहां तक तो फर्म का प्रोडक्शन हो रहा है उस लेकर के क्यू तक, लेकिन अगर फर्म चाहे तो अपने प्रोडक्शन को फर्दर बढ़ा सकता है। कहां से, क्यू से लेकर के क्यू डैश तक, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर फर्म ऐसा नहीं करता है, फर्म यहाँ पर ऑप्टिमल लेवल पर प्रोडक्शन नहीं करता है, यहाँ पर सब ऑप्टिमल लेवल पर या फिर अंडर ऑप्टिमल लेवल पर प्रोडक्शन करता है। इसका रीजन क्या है ये समझते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर फर्म पूरा यानी कि आउटपुट जो आपका यहां तक है, जो आपका एवरेज कॉस्ट है मिनिमम, अगर वहां तक करेगा, वहां तक करने का मतलब इसकी कॉस्ट तो कम आ जाएगी, बट यहाँ पर उसको जो एवरेज रेवेन्यू है, यहां से देखिए ये लाइन मिलाएंगे, ये लाइन मिलाते हुए गया तो यहां से देखिए ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, तो कॉस्ट तो इनका डिक्रीज हुआ एवरेज कॉस्ट, लेकिन इसका रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। पहले जब इतना आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा था, इतना यहाँ पर चार्ज कर रहा था प्राइस को, उस लेकर के यहाँ तक पी तक इतना चार्ज कर रहा था इतने आउटपुट बना के, लेकिन जैसे ही ओस लेकर के क्यूडेस तक इन्होंने आउटपुट को बनाया तो उस केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट तो डिक्लाइन करेगी, बट इनका जो प्राइस है यहाँ तक आ गया, प्राइस घट गई, तो आपने देखा कि कॉस्ट तो जो है यहाँ पर लागत कम आ रही है फर्म की आउटपुट बढ़ाने पर, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है। आपको पता है कि लागत कम आए, लागत कम होने की वजह से रेवेन्यू भी कम हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट कम है, लागत ज्यादा, सॉरी रेवेन्यू आपको ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन आपके प्राइसेस भी तो कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी तो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फर्म नहीं चाहेगा कि वो क्या कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करे, इसलिए वो अंडर प्रोडक्शन करते हैं। अंडर प्रोडक्शन करने के बाद वो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू इनका ज्यादा होगा। इस तरीके से ये जो मात्रा है क्यू से लेकर के क्यू डैश तक, इसको हम एक्सेस कैपेसिटी बोल देते हैं, यानी इनकी कैपेसिटी होती है इतनी करने की, बट ये करते नहीं है, ये एक्सेस हो जाती है, इसलिए यानी कि अतिरिक्त यहाँ पर ये इनकी क्षमता दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि लॉन्ग रन की कंडीशन में फर्म को यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ही देखने को मिलता है? इसका पीछे लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने एक ऐसे लाइन बनाई हुई है, ये आपका क्या है, एक प्रकार से मार्केट है। इस मार्केट में शुरू में ए बी सी डी, यहाँ पर 3-4 यानी यहाँ पर फर्म है, शॉपकीपर है, दुकानदार बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अभी 4 दुकानदार हैं, तो जितने भी कंज्यूमर आएंगे, जितने भी कस्टमर आएंगे, 4 लोगों में जो खरीदारी होगी, 4 लोगों में खरीदेंगे, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इनके पास पैसे ज्यादा मात्रा में आते चले जाएंगे, तो इनके पास वाले लोग देखेंगे कि ये तो बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, भाई क्या कर रहा है ऐसा। तब देखेंगे इस मार्केट में केवल 4 ही बंदे हैं जो उस पूरे कस्टमर को डील करते हैं, यानी पूरे कस्टमर को अपनी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो लोग भी सोचेंगे यार मुझे भी तो चलना चाहिए, इस मार्केट में अपनी दुकान लगानी चाहिए ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलना जब शुरू हो जाएगा कि ये बंदे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इन लोगों को भी अट्रैक्शन होगा इनके प्रति, इस मार्केट के प्रति। तो इस मार्केट में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि इसके फीचर्स में ही है, यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट में कोई भी फर्म एंट्री और एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे शॉपकीपर्स आ जाएंगे, बहुत सारे फर्म्स आ जाएंगे। जब बहुत सारे फर्म्स आ जाएंगे, जहां पर पहले 4 लोगों को ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट होता था, अब यही इन्हीं की तो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जितने भी लोग और इस मार्केट में एंट्री करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे लोगों की जो प्रॉफिट होती है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलती है। इनका जो प्रॉफिट होता था, इनकी प्रॉफिट्स कट के इनके भी प्रॉफिट्स कट करके इनका जो प्रॉफिट होता था, नहीं जो बाद में आएंगी शॉपकीपर, ये प्रॉफिट कर करके उनके पास चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जितने ये पाते थे इतने भी पाएंगे, इतने भी पाएंगे, और जो बाद में आएंगे वो भी इतना ही पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, लॉन्ग रन की कंडीशन जैसे ही आएगी, सभी को एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर ये 10 रुपए कमा रहा है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, हो सकता है कि 1-2 रुपए का अंतर हो, बट सभी को जो प्रॉफिट होगा लगभग एक जैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रकार से नॉर्मल प्रॉफिट इनको देखने को मिलता है, ना इनको ज्यादा एवरेज कॉस्ट लगानी पड़ेगी,
ना इनको ज्यादा एवरेज रेवेन्यू, यानी जितनी कॉस्ट होती है लागत एक प्रकार से ऐसे यहाँ पर निकल के आता है। इसी तरीके से लॉजिक काम करता है कि किसी भी फर्म का लॉन्ग रन में जो है उसको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है मैंने आपको बताया। और यहाँ कोई भी फर्म है, वो फर्म यहाँ पर ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं करना चाहता है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहेगा तो उसके वजह से उसको क्या नुकसान झेलना पड़ेगा ये भी आपने समझा। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन ना करके वो कम प्रोडक्शन करता है तो उसकी वजह से फर्म को क्या प्रॉफिट होगा ये भी आपने बखूबी समझ लिया है। अगर आज के इस सेशन में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं इस सेशन से आपको क्या वैल्यू मिली है। आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स हमारी मोटिवेशन का कारण बनता है, इसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं आपके इस कमेंट से। और इस सेशन के बारे में प्यारा से फीडबैक दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ इसके आगे वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।